वेलकम बैक। अब अपन बात करते हैं केस स्टडी नंबर 6 की, जो कि आपके आ रही है। तो अभी तक 5 अपन ने केस स्टडी कर लिया, अब उसके आगे अपन आते हैं केस स्टडी नंबर 6 के ऊपर। तो यहां पर आपके केस स्टडी नंबर 6 को लेके चल रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहां पर मैंने कहा सबसे पहले आप केस स्टडी जब भी पढ़ते हो तो आप उसके जो रिक्वायरमेंट है ना, उसको आपको फोकस करना है, यानी आपकी उसकी रिक्वायरमेंट पे आपको ध्यान देना है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे लोगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे। अनया गुप्ता, ए सिटीजन ऑफ इंडिया, लिव विथ हर फैमिली इन न्यूयॉर्क सिंस ईयर 2000। She visited India on 21st of March 2020, 21st March 2020 to 28th of September 2020। तो देखो 21st मार्च 2020 को आया है, लेकिन उससे मतलब नहीं, मुझे तो कैलकुलेशन जो करनी होगी ना 1 अप्रैल से चलेगी। मेरे लिए तो कैलकुलेशन कहां से चलेगी? यदि कैलकुलेशन करूंगा तो मैं 1 अप्रैल 2022, मेरा जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर रहेगा वो आपके रहेगा 28 सितंबर तक की कैलकुलेशन। To take care of her aligned mother, in the last 4 years she has been visiting India for 100 days every year to with her mother. She on an apartment at New York। कहां पर है उसका अपार्टमेंट? न्यूयॉर्क में। which is used as her residence, और वो खुद के रेजिडेंस में यूज हो रहा है, यानी ये भी उसके नील हो जाएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ये भी क्या होगी? नील। The expected rent of the house is $, न्यूयॉर्क में तो बात किसकी कर रहा है वो? डॉलर की 32,000 पर एनम। The value of 1 USD may be taken 75। ये कोई लेने देना नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो ये भी क्या हो गई? ये भी क्या हो गई? नील। दिमाग लगाना ही नहीं। ये भी क्या रहेगी? सेल्फ ऑक्यूपाइड की नील रहेगी, तो इसमें आपको दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स इन द न्यूयॉर्क इन द जनवरी 2020 और $2000। देखो मैंने कहा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग सेक्शन 24B का ही डिडक्शन मिलता है, इसके अलावा कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलता, इसके अलावा कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलता। तो अब हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा तो ये भी क्या हो जाएगा? नील। आगे अपन बात करते हैं, सी टुक ए ऑनरशिप एंड पोजेशन ऑफ हर हाउस इन न्यू दिल्ली ऑन 25th of March 2020, यानी पिछले साल की बात कर रहा है, 25th of March 2020 की बात कर रहा है। फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन व्हाइल सी इज इन इंडिया द म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 4,20,000 पर एनम, और उसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी आ रही है? 4,20,000 आ रही है। एंड द फेयर रेंटल इज 450, तो अपने फेयर रेंटल वैल्यू बता रहा है 450, तो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड बता रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो जी भी जीरो होने वाली है। सी पेड प्रॉपर्टी टैक्स 22,000, तो मैंने कहा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरिंग का ही डिडक्शन मिलता है। टू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑन 21st of March 2021। सी हैज टेकन ए लोन ऑफ 16 लाख, और उसने लोन कितने का लिया है? 16 लाख एट द रेट ऑफ 10% from IDBI Bank on 1st of April 2016 for the construction of the house, and construction got completed on 20th of March 2020। No amount has been paid to art, और अभी तक कोई अमाउंट उसने पे नहीं किया। तो 20 मार्च 2020 को कंप्लीट हुआ, तो इससे जस्ट पहले का 31 मार्च रहेगा 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 आप क्या जाएगा? तो यहां पर अब हम बात करते हैं कि स्टेटस क्या रहेगा, तो इसके लिए कैलकुलेशन अपन बात करें कि कब आया? 21 मार्च 2020 to 28th of 2020, 28th of September 2020, तो ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर अपन बात करें। नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट इन इंडिया, अप्रैल के 30 डेज, मई के 31st, जून के 30, जुलाई के 31st, अगस्त के 31st और सितंबर के 28। तो ऐसे केस के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेज इस केस में आ गए 181 डेज। टोटल कितने आ गए? 181 डेज। ये हमारे इस केस के अंदर बता रहा है। अब देखो इसके बाद अपन आगे लेके चलते हैं। द हाउस इज वैकेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर
फ्रॉम अक्टूबर 2020 टू मार्च 2021, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैकेंट जब सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेट आउट करते तो अपन देखते वैकेंसी का। सी हैज ए हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई विच सोल्ड 28 ऑफ मार्च 2020, और उसने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। कब बेचा है? 28 ऑफ मार्च 2020, पिछले साल बेचा है वो भी। इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज दिस हाउस सी रिसीव एरियर ऑफ रेंट ऑफ रुपीज 3 लाख, और उस पर एरियर ऑफ रेंट कितना मिला? 3 लाख ऑन 4th of Feb 2021। द अमाउंट हैज नॉट बीन चार्जेबल टू टैक्स अर्लियर, और उस पर अभी तक कोई टैक्स चार्ज नहीं हुआ है। She does not have any income under the other sources of India during the previous year 2021. Anya Gupta does not want to opt for the new tax regime। जैसे अपन बात करते हैं 115 BAC वो नहीं ले रही है, तो अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर अपन बात करते हैं इस केस में, देखो एरियर ऑफ रेंट मिला, एरियर ऑफ रेंट भी मिला, तो मैंने कहा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कभी भी मैंने कहा टैक्सेबिलिटी की बात करते हो तो 30% डियर आपको डिडक्शन देना है ही देना है। तो ये एरियर ऑफ रेंट की मैंने बात की, तो उस पर फ्लैट 30% डिडक्शन देने के बाद टैक्सेबल होगा। और यहां पर मैंने इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए लोन बोरो किया, तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं उस इंटरेस्ट का भी मुझे यहां पर डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने यहां पर लोन बोरो किया, उस लोन को का रिपेमेंट मैं कर रहा हूं जिस केस में, तो वहां पर मुझे उस इंटरेस्ट का भी डिडक्शन इस केस में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये चीज इसमें बता रहा था। अपन क्वेश्चंस में बात करते हैं पहले। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये तो देखो सबके लिए कॉमन है। व्हाट वुड बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अनन्या गुप्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। अनन्या गुप्ता के लिए अपन बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, तो मैंने कहा वो नंबर ऑफ डेज कितने रुकी है इंडिया में? 181 डेज। तो स्टेटस क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट। अब इसके बाद ये कहता है कि अनन्या गुप्ता कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2) इन रेस्पेक्ट ऑफ, ले सकती है क्या? हर दिल्ली हाउस, जो दिल्ली हाउस है उसके आपके नील जी भी आपके आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसने पूरे साल भर सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो दिल्ली हाउस। इसके बाद आगे लेके चलते हैं। What is the income chargeable the under the head income from house property? हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कितना टैक्सेबल होगा? अनन्या गुप्ता फॉर द, तो आपको एरियर ऑफ रेंट मिलता कितना? 3 लाख। तो 3 लाख पे 30% डिडक्शन देने के बाद कितना आ जाएगा सर? 30% डिडक्शन देने के बाद उसकी इनकम दिखाई देगी, यहां पर आपकी इनकम आ जाएगी 2,10,000। देखो ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताई थी, इधर आप देखोगे तो यहां पर उसकी इनकम आ रही थी एरियर ऑफ रेंट से। एरियर ऑफ रेंट से उसकी इनकम आ रही है कितना? 3 लाख। तो एरियर ऑफ रेंट भी हाउस प्रॉपर्टी में से टैक्सेबल होगा, उसमें सेक्शन 25A के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी, दिस वन। और फिर आपके इनकम आ गई 2 लाख, और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट का अमाउंट यहां पर बता रहा है। इंटरेस्ट का अमाउंट जैसे अपन बात कर रहे हैं 16 लाख का लोन लिया, तो 10% पर एनम ऑफ आईडीबीआई के अंदर उसने पे किया है, तो यहां पर इंटरेस्ट आ जाएगा, उसका डिडक्शन इस केस में अवेलेबल हो जाएगा। तो इंटरेस्ट का मैं यहां पर डिडक्शन दे दूं 2 लाख तक का, आपके सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो ये डिडक्शन देने के बाद आपकी इनकम कितनी बचेगी? 10,000। डिडक्शन देने के बाद आपकी इनकम कितनी बचेगी? 10,000। ये हमारे इस केस के अंदर क्राइटेरिया बताता है। अब आते हैं आगे, एज्यूमिंग करने के लिए कह रहा है, एज्यूम करने के लिए बता रहा है, एज्यूमिंग दैट फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन along Ananya Gupta has let out her flat in New York during the 6 month, और 6 महीने के लिए न्यूयॉर्क का फ्लैट लेट आउट कर देती अप्रैल टू सितंबर when she is in India, जब वो इंडिया में थी, for a sum of $6,000, कितने डॉलर में करिए? $6,000 में पर मंथ। Such rent was received in a bank account in a New York, और न्यूयॉर्क के बैंक अकाउंट में मिल रहा है, and the remit to the India thought a approved banking channel. What would be the income from house property chargeable to tax in the hand of India for the assessment year 21-22 के अंदर अपन बात करें, तो फिर उसकी इनकम किस तरह से आपके चार्जेबल या टैक्सेबल होगी यदि इनकम आउटसाइड ऑफ इंडिया है।
और स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, स्टेटस नॉन रेजिडेंट है तो आपकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम रहेगा, सेम। क्योंकि स्टेटस है नॉन रेजिडेंट और इनकम अराइज हो रही है आउटसाइड ऑफ इंडिया, रिसीव आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो नॉन रेजिडेंट को तो केवल उसी इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ता है जो इनकम उसने इंडिया में अराइज कर ली हो या डिम टू बी अराइज कर ली हो, रिसीव कर लियो या डिम टू बी रिसीव कर लियो, तो यहां पर वो इनकम पे उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो उसका आंसर सेम रहेगा 10,000। तो ये डियर आपके इस केस में बताता है। अब आगे लेते हैं अपन, तो नेक्स्ट केस स्टडी अपन बात करते हैं। तो यहां तक आपके 6 केस स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई हैं। तो ये सिंपल केस स्टडी थी जिसको अपन ने यहां पे कंसीडर किया। अब आते हैं 7th, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। 7th, राम बिल्डर एंड डेवलपर इज द सोल प्रॉपर्टी कंसर्न, सोल प्रॉपर्टी कंसर्न है। मिस्टर राम द मेन ऑब्जेक्ट, उसका वो कह रहा है मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसर्न इज द कंस्ट्रक्शन का है, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड सेल्स ऑफ रेजिडेंशियल एंड सेल्स ऑफ द रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल यूनिट। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बताया था कि यदि किसी का मेन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है और वो प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहा है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर के पास फ्लैट वगैरह रहते हैं जो नहीं बिके, अनसोल्ड फ्लैट हैं, तो जब आपके उसके पास कंपिटेंट अथॉरिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उससे 2 साल के अंदर अंदर अपन बात करें तो वहां तक तो वो क्या होता है, फ्लैट आपके प्रॉपर्टी डीलर के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिया जाता है। लेकिन 2 साल के अंदर यदि वो फ्लैट बिका नहीं तो हम वो डिम टू बी लेट आउट मान लेते हैं। तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लैट बनाकर बेचना, कंस्ट्रक्शन करना, फ्लैट बनाना और उसके बाद बेचना। तो यदि वो फ्लैट को लेट आउट करता है तो वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट होती है, वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट होती है। लेकिन किसी का मेन ऑब्जेक्ट ही प्रॉपर्टी को लेट आउट करना हो, किसी का मेन ऑब्जेक्ट ही प्रॉपर्टी को लेट आउट करना हो, किसी का मेन ऑब्जेक्ट ही प्रॉपर्टी को लेट आउट करना होना, तो उसके लिए वो आपके लेट आउट की इनकम बिजनेस एंड प्रॉफिट की मानी जाएगी। यहां तो इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन करना, फ्लैट बनाना, तो इसके लिए हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट कंसीडर रहेगा। तो अपन बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट। राम बिल्डर्स एंड डेवलपर डेवलप ए प्रोजेक्ट नेम लक्सरी हेवन विच हैज बोथ रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल यूनिट, जिसके अंदर आपके रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों यूनिट हैं। विथ इट्स ऑन फंड इट ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द सेड प्रोजेक्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को इसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया। राम सोल्ड मेजोरिटी ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट एंड कॉमर्शियल यूनिट, यानी जो मेजर यूनिट्स थी सब बेच दी उसने। फॉर द फाइनेंशियल 2021 हर द अराउंड 30 रेजिडेंशियल यूनिट एंड 15 कॉमर्शियल यूनिट वर हेल्ड बाय एज ए स्टॉक इन ट्रेड, और 30 तो रेजिडेंशियल और 15 आपके कॉमर्शियल आपके अनसोल्ड रह गई, स्टॉक में रह गई, उसकी स्टॉक में। On 31st March 2021, during the period, there was a lump sum in the real estate sector. In order to earn some income from this unit, Ram incidentally let out some of the unit held as stock in trade. The detail of unit construction sold and held as a stock in trade are given here under. और उसकी डिटेल आपके यहां पर बताता है क्या डिटेल आपके आ रही है। तो पर्टिकुलर रेजिडेंशियल यूनिट, टोटल यूनिट जैसे इसने बताया 100 है, यूनिट सोल्ड कर दी 30, तो आपके अनसोल्ड स्टॉक इन ट्रेड कितना रह गया 30, जो यही बता रहा है आपके। यूनिट लेट आउट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 10 यूनिट किया, यूनिट वैकेंटेड तो 20 यूनिट्स है और लेट आउट किया है। एक्चुअल रेंट आपके मिल रहा है 10,000 पर मंथ, एक्चुअल रेंट कितना रहा है 10,000 पर मंथ। इसके बाद कॉमर्शियल यूनिट आपके आ रही है 40 थी, इसमें से 25 आपके क्या हो गई हैं, सोल्ड हो गई हैं, तो हमारे पास स्टॉक कितनी बच गई 15 आपके दिखाई दे रही हैं। और इसमें से यूनिट लेट आउट ड्यूरिंग द 5 यूनिट लेट आउट कर दी गई और यूनिट वैकेंट रही 10 और इसको लेट आउट किया 18,000 पर मंथ में। तो ये हमारे उसने क्राइटेरिया बता रखा है। तो सिंपल कैलकुलेशन आपके दे रखी है। आउट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट सोल्ड 5 रेजिडेंशियल यूनिट वाज सोल्ड टू हिज फ्रेंड, किसको बेचिए, दोस्त को बेचिए, फ्रेंड्स को। मिस्टर गौरव हु इज आल्सो रियल एस्टेट डेवलपर ऑन 15th Feb 2021 फॉर ₹20 लाख ईच, कितने में बेचा है 20 लाख में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ ₹20
ऑन द डेट ऑफ सेल्स वाज ₹23 लाख। इससे कोई मतलब नहीं है स्टैंप ड्यूटी वाली, क्योंकि वो रियल एस्टेट के बिजनेस में लगा हुआ है, तो उसके लिए तो जो 20 लाख है वो ही रहेगी। और उसने कितनी रेजिडेंशियल यूनिट बेची है? 5 यूनिट्स, तो वही आपको कंसिडर करनी है। However, the agreement of the sales was entered into 1st of November 2020 on which the date the stamp duty value 22 लाख, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर राम रिसीव 1 लाख बाय वे अकाउंट पे चेक। ये देखो मैंने आपको बताया था जब आपके अदर सोर्सेज के अंदर अकाउंट पे चेक से आपको पेमेंट मिला है तो हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करते हैं जिस दिन एग्रीमेंट हुआ। अदरवाइज यदि अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर के अलावा चेक मिलता है तो हम डेट कंसीडर करते हैं जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हो रही है। लेकिन यहां आपको लेनी नहीं क्योंकि बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एक्चुअल को ही कंसिडर करना रहेगा बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो। जो अपन बात करते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको लेने के लिए बताता है। While computing the total income of Mr. Ram, the income of residential and commercial unit let out, जो let out हुई है during the previous 2021 will be taxable under the head income from house property, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्ट किसका है? प्रॉपर्टी बनाकर फिर बेचना, तो इसके लिए वो रेंटल इनकम आपके हाउस प्रॉपर्टी में होगी, तो हाउस प्रॉपर्टी में ही रेंटल इनकम आपके टैक्सेबल होगी। ये मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी के फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था। What would be the tax treatment of vacant residential and commercial unit held as stock in trade on 31st March 2021? तो भैया जो वैकेंट रहेंगे उनका क्या ट्रीटमेंट करना है? तो मैंने कहा फर्स्ट 2 इयर्स तक तो प्रॉपर्टी आपके सेल्फ ऑक्युपाइड कंसीडर होती है। आफ्टर द 2 इयर्स यदि आपके अनसोल्ड स्टॉक है तो 2 साल के बाद वो फिर डिम लेट आउट की डेफिनेशन में जाता है। तो द एनुअल वैल्यू बोथ ऑफ द वैकेंट रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल यूनिट वुड बी नील for the assessment year 21-22, hence the no income is chargeable for such unit under the head income from house property for the assessment year 21-22। यानी पहले 2 साल मैंने कहा जो आपके प्रॉपर्टी हो सेल्फ ऑक्युपाइड कंसीडर हो जाती है। यदि एक्चुअल में लेट आउट कर दिया जब तो एक्चुअल हो जाएगा। डिम्ड लेट आउट का कंसेप्ट आफ्टर द 2 इयर्स के बाद कंसीडर होता है। नाउ 7.3, What would be the full value of consideration? Full value of consideration जैसे in respect of sales of the unit of Mr. Gaurav, जो कि क्या है? For the purpose of the profit and gain on transfer। तो 20 लाख ही कंसीडर करना है। 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 तो 1 करोड़ का अमाउंट इस केस में कंसीडर होने के लिए बताता है। 1 करोड़ का अमाउंट इस केस में कंसीडर होने के लिए बता रहा है। Assuming that 1 लाख was paid in cash, यदि कैश में पे करता तो क्या होता? तो मैंने कहा फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट नहीं लगता, डेट ऑफ रजिस्ट्री एप्लीकेबल होती है जब एसडीवी लेने होते। लेकिन यहां पर कोई एसडीवी का कंसेप्ट एप्लीकेबिलिटी नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में यहां पर कह रहा है मिस्टर गौरव टू मिस्टर रामन ऑन 1st of November 2020 इंस्टेड बाय वे ऑफ द अकाउंट पे चेक। किसकी जगह पर? अकाउंट पे चेक की जगह ड्राफ्ट। व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10)? एप्लीकेबल नहीं होगा इन द हैंड ऑफ द गौरव, एप्लीकेबल ही नहीं होगा। प्रॉपर्टी डीलर का खुद काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर आपके वो कर रहा है, तो नील आपको मैंने बताया था। सिंस द सेक्शन 56(2)(10) इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस, क्योंकि वो आपके बिजनेसमैन है तो उसके लिए तो वो कम में ज्यादा में खरीद सकते हैं बिजनेस के अंदर, तो वहां सेक्शन 56(2)(10) अप्रोच नहीं करता है, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो 56(2)(10) आपके एप्लीकेबल नहीं होगा, ये डियर इस केस में आपके बता रहा है। आई थिंक ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं केस स्टडी 8, छोटा सिंपल सा क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये भी है आपके। फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 मिस्टर सोनू सबमिटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन आपको सबमिट कर रहे हैं। बिल्डिंग 8 कहां है? चेन्नई में है, और एक बिल्डिंग 8 कोची, कहां पर है? कोची में है। म्युनिसिपल वैल्यू 35,000 एंड 80,000, स्टैंडर्ड रेंट 36,000, 70,000, फेयर रेंट 31,000 और 82,000, रेंट रिसीव 38,000 और 68,000। ये आप क्या रहा है? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, टेनेंट ने पे कर दिया, नहीं मिलेगा, फिर तो मिलेगा ही नहीं। और मिस्टर रामू फॉर द बिल्डिंग ऑफ द चेन्नई एंड पेड सोनू फॉर द बिल्डिंग ऑफ कोची, कोची का रेंट पे किया है, तो वो तो किसने किया? सोनू ने किया। सोनू कौन है? ऑनर, ऑनर ने किया है तो भैया मिल जाएगा, तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा।
रिपेयर का कभी नहीं मिलता, देखते ही मैंने कहा रिपेयर छोड़ दो, लैंड रेवेन्यू नहीं मिलने वाला, इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला, देखते ही हटा दो। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरो फॉर द पेमेंट ऑफ द म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट करने के लिए लोन लिया है, नहीं मिलेगा। नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन लेट आउट फॉर रेजिडेंस, और ये आ गया बिजनेस के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया था हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको रेंटल इनकम हो रही है, चाहे वो आपके रेजिडेंस के लिए दिया हो, चाहे बिजनेस के लिए दिया गया हो, हमारे लिए तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही होगा। ऑक्यूपेशन का टाइम देगा 1 अप्रैल 1996 और 1 जुलाई 2008, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 5 ईयर का टाइमिंग होता है प्री और पोस्ट के लिए, वो एक्सपायर हो चुका है, वो एक्सपायर हो चुका है, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है। आगे आते हैं। मिस्टर सोनू इज द कंस्ट्रक्ट वन मोर बिल्डिंग इन मुंबई ड्यूरिंग द previous year. Mr. Raju, a film director, took a rent the building under construction in Mumbai at rupees 5,000 per month for his film shooting. The construction of the said building would be completed by April 2021. April 2021 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल में बन रही है, तो हमारे पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल बनती तो हम डिम लेट आउट की बात करते हैं, क्योंकि दो प्रॉपर्टी आप यहां पर आप कंसीडर कर सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेकिन वो तो प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो कोई इशू होगा ही नहीं। मिस्टर सोनू इज द रियल एस्टेट सेक्टर डेवलपर एंड लेटिंग आउट द प्रॉपर्टी इज नॉट द बिजनेस ऑफ द मिस्टर सोनू। बेस्ड ऑन द फैक्ट द केस सिनेरियो, जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सर्च करना है, तो उसने कहा विच ऑफ द बिल्डिंग इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस इन द हैंड ऑफ मिस्टर सन। सन के लिए आप बात करें तो इस केस में बोथ बिल्डिंग दोनों की दोनों टैक्सेबल होगी, चेन्नई की हो चाहे कोची की हो, बोथ बिल्डिंग एट चेन्नई एंड कोचिंग उसके लिए टैक्सेबल रहेगी। तो यहां पर इस केस में आपको बताता है कि दोनों की दोनों आपके इस केस में टैक्सेबल रहेगी। विच ऑफ द बिल्डिंग इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दोनों के दोनों हाउस प्रॉपर्टी का ही पार्ट है इसमें। अब इसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट expenditure is allowable as a deduction will computing income under the head income from house property incurred in respect of a building at the Chennai and Kochi। देखो मैंने कहा केवल म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, वो भी कहां का, जो सोनू ने पे किया है, खुद ऑनर ने पे किया है, बाकी का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, फ्लैट 30% डिडक्शन मिलता है। ऑन म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर सोनू, सोनू ने जो म्युनिसिपल टैक्स पे किया है केवल उसी का डिडक्शन आपको मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे आइएगा। अंडर विच हेड ऑफ इनकम ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम राजू वुड बी चार्जेबल टू टैक्स, किस हेड के अंदर राजू टैक्सेबल होगा। देखो फिल्म शूटिंग के लिए ले रहा है, तो ऐसे केस के अंदर वहां पर आपके हमारे यहां पर जो ले रहा है तो वो किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। शूटिंग के लिए, फिल्म शूटिंग के लिए ले रहा है, तो वो बिजनेस नहीं है आपके, तो वो किस में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। आप देखो यहां पर आपके आ रहा है मिस्टर सोनू इज कंस्ट्रक्शन ऑफ वन मोर बिल्डिंग इन मुंबई ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मिस्टर राजू ए फिल्म डायरेक्टर टुक ए रेंट ऑफ द बिल्डिंग फॉर अंडर कंस्ट्रक्ट, और मैंने कहा कभी भी अंडर कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो नॉट पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी डेफिनेशन। तो नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डेफिनेशन, तो वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं है। तो डियर जब वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं है तो क्या होगा, तो भैया वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो फिर वो आपके इनकम किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर आपके टैक्सेबल होने के लिए बताएगा, वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्ट जब तक नहीं होता, तो मैंने कहा अंडर कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डेफिनेशन, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं होती है। तो इनकम तो हो रही है, तो कहां टैक्सेबल करूं सर, मैं उसको टैक्सेबल करूंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। आगे आते हैं, व्हाट इज द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी कितना अमाउंट टैक्सेबल करूं, तो इस केस के अंदर मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल अमाउंट होगा, तो मैं यहां पर बात करूं जीएबी कैलकुलेट कर लोगे आप कैलकुलेशन। तो यहां पर देखो मैंने आपके बताऊं जीएबी कैलकुलेशन करना,
municipal value or fair rent, whichever is higher 35,000 and then whichever is lower 36,000। तो इस केस में आप क्या जाएगा whichever is lower 35,000। लेकिन अब हमने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया तो वो रेंटल इनकम आपके आ रही है 38,000, तो 38,000 आ जाएगा, तो ये ही मेरा जीवी हो गया। इस केस में 80 और 82 तो 82, 82 और 70 तो 70, 70 और 68 तो डियर 70। ये मेरा यहां पर बताता है, तो ये जीवी कैलकुलेशन में आ रहा है। अब इस केस में म्युनिसिपल टैक्स जिसने पे किया है, कौन? ऑनर ने पे किया है। सोनू कौन है? ऑनर ने, तो ही उसका डिडक्शन मिलता है। टेनेंट ने पे किया तो नहीं मिलेगा, तो 4,000 का डिडक्शन इसको मिल जाएगा, इसको नहीं मिलेगा। तो 38,000 इधर हो गया 66,000। और आपको पता है यहां पर सेक्शन 24A के अंदर फ्लैट 30% डिडक्शन आपको मिल जाता है, तो फ्लैट 30% डिडक्शन देने के बाद आ जाएगी इनकम यहां पर 26,600 और यह जगह 42,200 और दिया दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरी इनकम हो जाएगी 72,800। 72,800 की मेरी इनकम इसमें कंसिडर हो जाएगी। तो मेरी इनकम कितनी होगी? 72,800 का इनकम इस केस में कंसिडर यहां पर आपके हो रहा है। तो आई थिंक आपको इसमें अब कोई डाउट नहीं रहा है। तो जीबी में से म्युनिसिपल टैक्स जब ऑनर ने पे किया तो लेस करते, अदरवाइज नहीं करते। नेट एनुअल वैल्यू में फ्लैट 30% डिडक्शन देते हैं। आप फ्लैट 30% डिडक्शन की बात कर रहे हैं, फ्लैट 30% डिडक्शन की बात कर रहा है, तो ये 30% डिडक्शन दे दो तो आपकी इनकम आ जाएगी। तो 38,000 का 30% 11,400 मेमोरी प्लस 66,000 का 30% डिडक्शन 19,800 माइनस कर दो उसको, तो ये आ जाएगा 46,200 मेमोरी प्लस और रिकॉल कर लेना आपके 72,800 इस केस में अमाउंट दिखाई दे जाएगा। तो ये चीज आपके इसमें बता रहा है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी सर, ये बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो अच्छे केस स्टडी आपके दे रखे क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हम बात करते हैं मिस्टर गणेश इज सैलरीड पर्सन। कैसे बता रहा है? सैलरीड, हैज 3 हाउस, और उसके पास 3 मकान होता रहा है। भैया 3 मकान है। 1 इन थाने महाराष्ट्र में, 2 जयपुर और 3 इज रतलाम, जो कि कहां है? एमपी में, मध्य प्रदेश। डिटेल ऑफ फ्लैट एंड हाउस आर एज फॉलो। थाने फ्लैट, थाने का फ्लैट 3 BHK है। फ्लैट परचेज इन अप्रैल 2002 4 रुपीज 90 लाख। कितने में परचेज किया? 90 लाख में। 90 लाख में परचेज किया। आफ्टर इंटीरियर वर्क डन 2005 ऑफ रुपीज 15 लाख। मिस्टर गणेश टुक ऑफ लोन 65 लाख फॉर परचेज ऑफ दिस फ्लैट इन 2001 में एंड सेटल द फुल लोन 2018 में, और पूरा का पूरा लोन उसने सेटल कर दिया 2018 में, तो इंटरेस्ट तो खत्म हो गया इसका। जयपुर हाउस परचेज इन जुलाई 2018 में, ये बात कर रहा है 62 लाख एंड इंटीरियर वर्क इन सितंबर 2019 रुपीज 15 लाख। लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ द हाउस रुपीज 15 लाख इन जून 2018 में, तो ये इंटरेस्ट आएगा। एज पर द इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है, जो हमारे काम आने वाला है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, he paid 12,500 and 43,500 toward the principal and interest। तो मुझे किसका बेनिफिट लेना है? इंटरेस्ट का, इसका। तो ये आ गया 43,500 इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। रतलाम हाउस, रतलाम हाउस देखिएगा यहां पर कह रहा है परचेज इन दिसंबर 2019 फॉर रुपीज 70 लाख एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रुपीज 65 लाख, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 65 लाख, 65 लाख रुपए। For acquiring the house, he took a loan of rupees 40 lakh, और उसने कितना लोन लिया है? 40 लाख का लोन लिया। कितने का लिया है? 40 लाख का लोन। From Canara Bank, loan sanction on 1st of August 2019 को हुआ। He pay EMI 38,100 per month. As per the interest certificate, अब अपन बात करें इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, for the previous year 2021, he paid 60,900 and 3,96,300 टुवर्ड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली, यानी इंटरेस्ट ज्यादा है इसमें। देखो प्रिंसिपल तो 60,900 एंड इंटरेस्ट अमाउंट इज 3,96,300। ये इस केस में आपके बता रहा है। अब अपन आगे देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट बता रहा है।
थाने हाउस का म्युनिसिपल टैक्स पेड हुआ है 18,574, जयपुर हाउस का पेमेंट हुआ 8,090 और 6,909 रुपीज कैश बेस पे चलता है। कैश चल रहा है, कैश बेसिस पे। म्युनिसिपल वैल्यू एज पर म्युनिसिपल वैल्यू पर मंथ 30,500, 6,800 और 7,200। फेयर रेंट पर मंथ 33,000, 7,000, 7,500। स्टैंडर्ड रेंट पर मंथ 32,000, 8,000 और 7,300। अदर डिटेल आर एज फॉलो। He has sold जयपुर हाउस ऑन 1st of January 2021। उसने अपना जयपुर वाला हाउस बेच दिया for ₹90 lakh एंड इन्वेस्ट 15 लाख इन RECL। और इस केस में मैंने कहा कि आपको 54 EC के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है, सेक्शन 54 EC में इन्वेस्टमेंट करना होता है विद इन द 6 मंथ। और ये इन्वेस्टमेंट कब कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 10th of August 2021। तो बियॉन्ड द 6 मंथ, बियॉन्ड द 6 मंथ यानी 6 महीने के अंदर अंदर 30 जून तक इसे इन्वेस्टमेंट करना था। जब आपने डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 मंथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना था, 30 जून तक करना था, ये करा 10th अगस्त, तो इसका कोई बेनिफिट इसको नहीं मिलेगा। मिस्टर गणेश इज वर्किंग इन द विंडोर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई एंड सेल्फ ऑक्युपाइड थाने फ्लैट। He earned salary 22,50,350 for the previous year 2021. He has no other income from any source for the 2021. He has given Ratlam house on rent for the financial year 2021 to Mr. Pratap on a monthly rent of ₹8,500। और उसने इसको लेट आउट किया गया है किस रेट से? मंथली रेंट 8,500 की रेट से। तो ये आपके रेंटल इनकम आपकी आ रही है। He has given the Jaipur house of rent for the period of April 2020 to June 2020। 3 महीने हुआ, अप्रैल मई जून, 3 months, अप्रैल टू 30 जून, 3 months। किस रेट से? 7,100 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 21,300 इस केस में आपके दिखाई दे रहा है। एंड वैकेंट द रिमेनिंग पीरियड फ्रॉम द जुलाई 2020 टू दिसंबर 2020 तक वो आपके वैकेंट रहा। उसके बाद तो हमने जयपुर वाला बेच दिया, ये देखो बेच दिया, सोल्ड। तो फिर तो हमारे पास ओनरशिप ही खत्म हो गई, तो बेच दिया हमने। तो 3 महीने ही हमारे यहां पर लेट आउट दिखाई दे रहा है, तो जेबी की कैलकुलेशन में वही जाएगा। अब आते हैं आगे। मिस्टर गणेश वुड नॉट like to opt concessional rate tax rate available under section 115 BAC cost inflation index। अपन बात करते हैं for the financial year 18 and 19 to 80 289 301 based on the fact the case scenario give the above, choose the most appropriate answer in the following question। तो इसने पूछा है, देखो आपके क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट है? नेट एनुअल वैल्यू NAV, नेट एनुअल वैल्यू NAV, यानी जेवी में से आप क्या लेस करते हो? सर म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हैं, तो हमारे क्या आता है? नेट एनुअल वैल्यू। सिर्फ वही तो पूछा इसने, नेट एनुअल वैल्यू। तो देखो अपन बात करते हैं थाने, सेल्फ ऑक्युपाइड है, जेबी क्या होगी? 0। जयपुर वाला लेट आउट किया 7,100 के हिसाब से 21,300, और रतलाम वाला आपके फिर लेट आउट इस केस में बताया जा रहा है, तो कितना जाएगा यहां पर? 10,200। आपको मैंने कहा था कि लेट आउट किया हुआ है ना उसने, तो ऐसे केस में ये आ जाएगा 1,02,000। ये अपन बात करते हैं। तो ये आपने लेट आउट किया हुआ है, इधर आप देखोगे तो इधर आपको लेट आउट वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर थाने, जयपुर, रतलाम, और रतलाम वाला आपने इसको लेट आउट कर दिया था। तो अपन बात करें रतलाम वाला आपके लेट आउट 8,500 में लेट आउट कर रखा था, तो ये आपके आ जाएगा 8,500 मल्टीप्लाई बाय 12। अपन देखें तो आपके 8,500 में लेट आउट है, तो एनुअली आपके जीएबी आ जाएगी दिस वन 1,02,000। और इसमें से म्युनिसिपल टैक्स जो ओनर ने पे किया है वो लेस कर दो, सेल्फ ऑक्युपाइड में तो जाएगा नहीं। इसमें आप कह रहा है 8,090, ये आपके बता रहा है, और इसमें 6,909 रुपीज। और कैश बेस पे जितना पे कर दिया वो पूरा लेस कर देना कैश बेस पे।
तो इसने सिर्फ एनएवी पूछा है, नेट एनुअल वैल्यू, तो नील 13,210 और ये जगह 95,091, तो ये आपके यहां पर मिल गई, मेरे को ए में ही मिल गई, ए में ही मिल गई। तो ये हमारे इस केस में कैलकुलेशन आपके बता रहा है। तो ये आपके कैलकुलेशन मैंने आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंट करके, तो आपको देखने में इजी रहेगा। आपको फटाफट आप कैलकुलेशन एक बार कर लोगे ना, तो फिर बाद में तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट आप कर लोगे चुटकियों में। बस एक बार आपको देखना है, और एक बार मैंने आपको ये पैटर्न बता दिया कि किस तरह से आपको केस स्टडी को सॉल्व करना है। तो अब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप फटाफट आप केस स्टडी को सॉल्व कर लोगे। डियर कुछ भी नहीं होता, सिंपल आपकी कैलकुलेशन होती है। और आपका इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सारी की सारी चीज इंफॉर्मेशन आपके दी हुई होती है। लोग कहते हैं केस स्टडी क्वेश्चन उल्टे अच्छे होते हैं, सिंपल होते हैं और इंटरेस्टिंग होते हैं, जिनके अंदर आप फटाफट आंसर निकाल लेते हो। अब आते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, व्हाट वुड बी द इनकम एंड लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है तो 30% डिडक्शन देना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट आ रहा है ना वो भी लेस करना होगा, 24B का इंटरेस्ट भी। तो 24A और 24B का आप दे दो, तो देखो सेल्फ ऑक्युपाइड में तो सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन जाता है, जो तो है ही नहीं। इस केस में आपके बता रहा है 43,500 और इसमें आ रहा है 3,96,300। और डियर ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी में जितना इंटरेस्ट आ रहा है वो सारा का सारा परमिटेबल होता है, सारा का सारा इंटरेस्ट इस केस में परमिटेबल होता है। तो ये मेरा आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसमें आ गया नील, इसमें आ गया -34,253 नेगेटिव इनकम है, लॉस है। और इधर आ जाएगा 3,29,736 और इनका टोटल लगा लो तो 3,63,989। इस केस में आपके लॉस दिखाई देगा, देखो मेरा लॉस आ रहा है, ब्रैकेट लगा रखा है, लॉस आ रहा है 3,63,989 आपके आ जाएगा। तो ये हमारे इस केस में बताता है। अब आते हैं आगे, हाउ मच अमाउंट विल बी कैरिंग फॉरवर्ड एज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो मैंने कहा कि हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम अमाउंट इंटर हेड कितना हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड कितना हो सकता है। तो मैंने कहा इंटर हेड हो सकता है मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 लाख से ज्यादा इंटर हेड। आपके मैंने सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड में पढ़ाया था आपको कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख तक सेटअप हो सकता है। तो ये 2 लाख तक सेटअप हो जाएगा, बाकी का बचा तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना रहेगा। तो कैरी फॉरवर्ड करना होगा 1,63,989 का अमाउंट इस केस में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बताता है। तो ये आपके इस केस में केस स्टडी में कंप्लीट हो रहा है। अब आगे लेते हैं अपन, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ मिस्टर गणेश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो जो उसने प्रॉपर्टी बेच दी, जो प्रॉपर्टी बेच दी उसके लिए अपन बात करें कितने बेचा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 90 लाख। इंडेक्स लगेगा आपके, इंडेक्स लगेगा, इसने इस प्रॉपर्टी को परचेज किया था 62 लाख में परचेज बता रहा था, कब, इस केस में 280 में 18-19 में। और ड्यूरिंग द ईयर इंडेक्स आप कह रहा है 301 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपके आ जाएगा 66,65,000। एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी कराया है इसने, तो भैया 15 लाख का इंप्रूवमेंट कराया, उस साल का इंडेक्स है 289 और ड्यूरिंग द ईयर का इंडेक्स आ रहा है 301। तो ये आ जाएगा मेरा 15,62,284 और दोनों को डिफरेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया तो आ जाएगा 7 लाख, यानी 90 लाख माइनस दिस वन एंड माइनस दिस वन, तो 7,72,716 इस केस में आ रहा है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 7,72,716 रुपीज इस केस के अंदर आपके आ रहा है, इस केस के अंदर आपके आ रहा है। तो ये हमारे इस केस के अंदर कंसेप्ट आपके बता रहा है। तो इस केस में 7,72,716 रुपीज इस केस में आपके कंसिडर हो रहा है। तो बताइए इसमें कहीं पे कोई डाउट है नहीं, बिल्कुल सीधा सिंपल है कि सेल्स में से आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म में 24 मंथ से ज्यादा रखा है, इंडेक्स कंसीडर किया, इंडेक्स आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके आंसर इजीली आ जाएगा। नाउ व्हाट वुड बी द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द गणेश फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो अपन बात करते हैं कितना हो सकता है। तो देखो सैलरी इनकम उसकी बता रहे हैं गणेश की कितनी आ रही है 22,50,300। इस केस में आपके सैलरी इनकम आपके स्टार्टिंग में दी हुई है 22,50,350 आपके स्टार्टिंग में दे रखी है। आप देखो मैं आपको ले आता हूं गणेश की,
तो यहां पर इसकी सैलरी इनकम ऑलरेडी अपन बात करते हैं, सैलरीड पर्सन है, क्या है ये, सैलरीड पर्सन है, तो इसकी सैलरी इनकम आपके बता रखी है, तो अपन उसकी सैलरी के साथ अपन बात कर रहे हैं। तो रियल इस केस में इसकी सैलरी इनकम बता रखी है, तो अपन सैलरी यहां पर देखो अपन ने देखी थी, ये रही, ही अर्न ए सैलरी 22,50,350, तो ये सैलरी इनकम आ गई 22,50,350। और फिर उसके बाद अपन बात करें ले लेते हैं, सैलरी में से मैंने कहा स्टैंडर्ड डिडक्शन देना ही देना है, यदि वो न्यू स्कीम को ऑप्ट नहीं करता है तो 50,000 का डिडक्शन दे दिया। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके आ गया 3,63,389, लेकिन इसमें मैक्सिमम ये लॉस है, ये लॉस है, तो मैक्सिमम लॉस इंटर हेड हो सकता है, अभी मैंने कहा 2 लाख तक की हो सकता है, बाकी का आपके कैरी फॉरवर्ड करना होगा। और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आपके अभी कैलकुलेट किया हमने 7,72,716, तो टोटल मेरे यहां पर आ जाएगा 27,73,066, लेकिन मैंने कहा राउंड ऑफ करूंगा 288 बी में, अंडर सेक्शन 288 इनकम राउंड ऑफ होती है ए में और टैक्स राउंड ऑफ होता है बी में, तो ये इनकम है 288 ए में, मैं राउंड ऑफ कर लूंगा और ये आ जाएगा मेरा 27,73,070 रुपीज। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 10 पे अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की अपन बात करते हैं, लक्स एंटरप्राइजेस ए प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, क्या है ये, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है ऑफ मिस्टर लुसिफर मैग्निस्टर, ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इन ए महाराष्ट्र एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, किसके अंदर लगा है, बिजनेस प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के बिजनेस में लगा हुआ है। द फॉलोइंग डिटेल आर पार्टनिंग टू द असेट्स ऑफ द बिजनेस, और ये आपके असेट्स के रिगार्डिंग आपके बता रहा है, तो इसके पास असेट्स बता रहा है ऑफिस बिल्डिंग, अब आपके ऑफिस बिल्डिंग बता रहा है, डेट ऑफ परचेज 30 ऑफ सितंबर 2020 ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन 30 सितंबर को, डेट ऑफ पुट टू यूज हाफ ईयर हो गया 30 ऑफ दिसंबर 2020, 1,85 लाख। BMW M4 कन्वर्टेबल कार है 13 ऑफ अगस्त। देखो इस केस में आपने लॉक इन द नोटेशन देखा होगा, यदि 23 ऑफ अगस्त को परचेज करता तो रेट आपके मन का 15 की जगह 30% लगती मोटर कार पे, लेकिन यहां 13 ऑफ अगस्त बताई है तो इसलिए रेट लगेगी 15%। 13 ऑफ अगस्त 2019 एंड पुट टू यूज आर एट 25 ऑफ अगस्त 2019 94,80,000, तो ये आपके 15% कंसिडर होगी। और मशीनरी यूज इन द प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग 25 ऑफ सितंबर 2020 15 ऑफ अक्टूबर 2020 को उसने पुट टू यूज किया है, हाफ यूज हुआ है, तो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज रहा, तो यह आ जाएगा 9,12,500। नोट, कार इज यूज फॉर द पर्सनल पर्पस, किसमें काम आ रही पर्सनल पर्पस, डिसअलाउड फॉर द पर्सनल यूज मे बी टेकन 20%, और कार आपके पर्सनल यूज में आ रही है तो 20% उसका डिसअलाउड करके ही कैलकुलेशन करनी है, डिसअलाउड करके करना है। आपको मैंने बताया था यदि आपका पर्सनल यूज में डेप्रिसिएशन जा रहा है तो उसको आप हटा दो, 80% डेप्रिसिएशन ही कंसीडर करना। ब्लॉक में भी 80% ही लेस करेगा, लेस करके बाद WDV आएगी, तो ये चीज आपको मैंने बता रखी है। इसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन इज द 15%। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 1 करोड़ 45 लाख आपके इसमें आ रहा है। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन द अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आपको बहुत बढ़िया वाला आंसर बताना है, जैसे अपन हर बार देखते हैं, तो उसी के साथ बात करें। देखो डियर, अब अपन इसमें बात करते हैं, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15% ऑन द प्रीवियस ईयर 2021, इस केस में इसने बता दिया। तो अपन बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना रहा है 1 करोड़ 45 लाख, 1 करोड़ 45 लाख, इसका 15% यह जाएगा 2,17,500। एडिशन हुआ है पर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, तो 15 ऑफ अक्टूबर को आया तो 180 दिन से कम यूज हुआ है, 180 दिन से कम यूज हुआ है। तो डियर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कितना जाएगा हाफ ऑफ डेप्रिसिएशन,
9,12,500 का 15 और उसका हाफ करना है, तो 68,438, और इसने इस पे एडिशनल भी दे दिया 20%, लेकिन उसका हाफ कर दिया दिस वन 9,12,050, तो ये आ गया 91,250 और टोटल डेप्रिसिएशन आपके बुक हो गया 23,34,688। तो ये आ गया आपके वर्किंग नोट के हिसाब से 23,34,688 इस केस में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं व्हाट वुड बी द WDV ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन इज द 15%, जैसे अपन बात करते हैं, तो अपन बात करते हैं WDV की, तो ओपनिंग बैलेंस है 1,45 लाख, उसमें एडिशन करो जो परचेज हुआ ड्यूरिंग द ईयर, और उसमें से वो डेप्रिसिएशन लेस कर दो जो आपने ब्लॉक में चार्ज किया, नॉर्मल और एडिशनल दोनों लेस करने के बाद आपके आ जाएगा दिस वन 1,30,77,812, तो ये आपके आ गया 1,30,77,812 आपके आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इसका, क्वेश्चन नंबर 3 अपन आते हैं, व्हाट वुड बी द WDV ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्टेड ऑन द लीज लैंड ऑन 1 अप्रैल 2021। तो देखो ऑफिस बिल्डिंग कितनी की आ रही है, इस केस में आपके बता रहा है 1,85 लाख की। पुट टू यूज लेस देन 180 डेज रहा तो हाफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यानी 5% होगा 10 की जगह, तो इसका मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूं तो ये आएगा 9,25,000 इस केस में आ गया। तो ये मैं लेस करके निकालूं तो 1,75,75,000 इस केस में बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन इसमें आ जाएगा। अब आता है, ये तो डेप्रिसिएशन की बात हो रही है सारी, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन अलाउेबल ऑन BMW M4 कन्वर्टेबल कार फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। अब देखो BMW कार आपके नॉर्मल बिजनेस में यूज हो रही तो 15% डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन यहां पर इसने जो क्वेश्चन किया ना उस पर 30% लगाकर दे दिया। 30% डेप्रिसिएशन तब लगता है जब ये मोटर कार 23 अगस्त 2019 को परचेज होती, या 13 अगस्त बता रहा है, या तो आप डेट में करेक्शन कर लो 23 अगस्त कर लो, जब तो आंसर आपका मैच हो जाएगा। लेकिन आपके इसने क्लियरली कहा है कि 13 अगस्त को क्या है, तो आंसर तो उसने दिया है, लेकिन वो अब अपन बात करते हैं कि किस तरह से होगा कैलकुलेट, कि आपके BMW कार है 94,80,000 का, आप समझना 94,80,000, उसमें 15% डेप्रिसिएशन लगाना है, नॉर्मल लगाना है, क्योंकि ये 23 अगस्त से पहले परचेज है, 13 अगस्त को परचेज है, तो मैं 15% लगाऊंगा, और 15 का भी 80% ही बुक होगा, क्योंकि 20% कार तो पर्सनल यूज में हो रही है, 20% कार तो पर्सनल यूज में हो रही है, तो डेप्रिसिएशन ना तो P&L में जाएगा ना ब्लॉक में जाएगा, तो मैंने यहां पर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ये WDV मेरी आ गई। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर में डेप्रिसिएशन बुक करूंगा तो वो आएगा 15% और उसका 80% दिस वन 10,01,088, तो ये घटाने के बाद आ गया 73,41,000 दिस वन। तो यहां पर आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट ये देखो ये आ गया दिस वन 10,01,088। यदि मैं 30% लगाता इसको तो आपका आंसर मैच हो जाता, देखो मैंने यहां का रखा 15% से ये और 30% से ये, तो आपका आंसर ये आ जाता। लेकिन इसके लिए आपका लॉ मेकर क्या कहता है, मोटर कार परचेज होनी चाहिए कब, 23 अगस्त 2019 एंड पुट टू यूज अप टू 31 मार्च 2020 तक यूज होगी, तो ये रेट का बेनिफिट मिलेगा कि मोटर कार परचेज होनी चाहिए, मोटर कार परचेज होनी चाहिए 23 अगस्त ऑन और आफ्टर, तो ये आपको 30% डेप्रिसिएशन रेट मिलती। तो आपके इसने क्या रखा है बुकलेट में, तो आप उसको अपडेट कर लेना, या तो वहां 23 कर लेना, 10 दिन बढ़ा लेना, तो आपके ये वाला प्रोविजन लग जाएगा, और नहीं तो आपके आंसर आपके 15% के अकॉर्डिंगली फिर ये कैलकुलेट करना रहेगा। ये चीज इसमें आपके बता रहा है। तो ये हमने यहां पर कैलकुलेट करके दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि जैसा भी रहे, क्योंकि यहां मोटर कार आपके फ्लाइंग एंड हायरिंग बिजनेस में यूज नहीं हो रही है, तो आपको नॉर्मल ही डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट करना होगा 15%। लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया था फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर उन्होंने एक अमेंडमेंट दिया था कि यदि मोटर कार 23 अगस्त 2019 या उसके बाद परचेज की गई है,
और उसका पुट टू यूज आप 31 मार्च 2020 तक करते हो तो वहां पर डेप्रिसिएशन का हाई रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहां पर वो हाई रेट लग नहीं पाएगा क्योंकि उस केस में उसने 13 अगस्त बता रखा है, या तो 10 डेज अपन बढ़ा ले तब तो काम हो जाएगा, अदरवाइज आपके ये आंसर रहेगा। तो आई थिंक आपको बात इसमें क्लियर हो गई होगी। तो अब अपन ने यहां तक अपन ने डिस्कस कर लिया, बाकी का अपन नेक्स्ट उसमें अपन डिस्कस करेंगे। इसके अभी थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक ले लो। थैंक यू वेरी मच।